फ्रेंड्स, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज चैप्टर पढ़ रहे थे। फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस कुछ कर देखे थे। आइए उसी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चंस कर देखते हैं अपने आरटीपी के स्टडी मटेरियल के। देखिए, रिंग लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ नॉमिनल कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इंटू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। रिंग लिमिटेड एक कंपनी है जो रजिस्टर्ड है नॉमिनल कैपिटल से 10 लाख रुपए की। अब 10 लाख रुपए की उनकी ऑथराइज शेयर कैपिटल है, ठीक है, 100 रुपए का ही, तो कितने शेयर्स हो गए? 10,000 शेयर्स, ठीक है, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अब वो आपको कहता है, चलिए सबसे पहले वो आपको कहता है बिल्डिंग कितने की? 5,80,000 रुपए की। कहाँ जाएगा ये? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मशीन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इन्होंने ट्रायल बैलेंस में दे दिया। मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरा डिटेल में बताया था, उसमें भी ऐसे हो रहा था। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में आने का मतलब है कि वो परचेजेस में से एडजस्ट कर दिया गया है, और एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो उन्होंने ये कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है? इन्वेंट्री में जाता है। वैसे लूज टूल्स भी इन्वेंट्री में जाते हैं। परचेजेस फिनिश्ड गुड्स का परचेजेस कहाँ जाता है? परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में जाता है। सैलरीज जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। डायरेक्टर की फीस है, डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन नहीं है, वो तो फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में बन जाता। बट ये फीस है, उसकी जो सिटिंग फीस होती है बोर्ड मीटिंग वगैरह की, वो अपार्ट फ्रॉम रिम्यूनरेशन होती है। तो ये क्या होगा? ये अदर एक्सपेंस में आएगा, ये एम्प्लॉय बेनिफिट का एक पार्ट नहीं बनेगा। रेंट, अब ये रेंट रिसीव्ड है या रेंट अलाउड है? ऑब्वियसली डेबिट साइड पे गिवन है तो खर्चे हैं, ठीक है, तो ये अदर एक्सपेंस। डेप्रीसिएशन, इस बार का डेप्रीसिएशन में आ जाएगा। इसमें डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो हेड आता है P&L में। बैड डेट्स, ये अदर एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगी? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, अगर आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो बात और है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म मान लेते हैं। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट अक्रू हो गया इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है, तो हमारे को मिलना अभी बाकी है। ये क्या हो गया? करंट एसेट, और ये किस में आएगा? अदर करंट एसेट। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। डिबेंचर इंटरेस्ट, ये खर्चा है, खर्चे कहाँ जाते हैं? फाइनेंस कॉस्ट। एडवांस में टैक्स पे कर रखा है, एडवांस में टैक्स पे कर रखा है, तो क्या होगा? ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देखिए, एडवांस टैक्स पे करा हुआ इस साल, अभी जब नेक्स्ट ईयर रिटर्न जाएगी तो उसमें रिटर्न जाते वक्त जब पेमेंट होगी टैक्स की तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा पूरा, TDS, एडवांस टैक्स वगैरह सब एडजस्ट करके हम लास्ट में अपनी सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट कर देते हैं, तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये किस में जाएगा? अदर एक्सपेंस में, ठीक है। डेटर्स किस में जाएंगे? डेटर्स के तो ट्रेड रिसीवेबल एक कॉलम होता ही है असेट साइड पर। बैंक कहाँ जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? नेक्स्ट, सेल्स कहाँ जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है ये, तो किस में जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस हुएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल में ही जाएगा। जनरल रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। P&L का ओपनिंग बैलेंस रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। क्रेडिटर्स जाएंगे ट्रेड पेबल्स में। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से माइनस होगा, ठीक है। 14% डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अक्रूड बट नॉट ड्यू। देखिए, ये खर्चा नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, अगर केवल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिखा होता तो एक्सपेंस होता, डेबिट साइड पे होता, ये तो क्रेडिट साइड पे है, लाइबिलिटी है ये। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अक्रूड बट नॉट ड्यू, ये कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटी, ठीक है। हमने इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करी तो कर देंगे, ड्यू तो हो ही गई, एक साल के अंदर अंदर पे कर दी जाती है ये। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको क्रेडिट साइड पर गिवन है तो इनकम है, ये कहाँ जाएगी? अदर इनकम में, ठीक है। आपको पता है ना, असेट्स और एक्सपेंसेस, कई बार डाउट आता है इसलिए मैं आपको बता दूं, फिर भी
डेबिट साइड में होते हैं, मतलब इसके डेबिट बैलेंस होते हैं, लाइबिलिटी, कैपिटल और जितने भी हमारे रेवेन्यू हैं उनके बैलेंस क्रेडिट होते हैं। ठीक है। अनक्लेम डिविडेंड, डिविडेंड लोगों ने अभी क्लेम नहीं करा, जैसे कई बार होता है चेक भिजवाया वापस आ गया, पेमेंट नहीं हो पाई, ठीक है, वो पर्सन अभी हम ट्रेस नहीं कर पा रहे, तो ये करंट लाइबिलिटी है, अदर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, हमें फिर ट्राई करना होगा पेमेंट करने का, अदरवाइज वो फिर फंड में ट्रांसफर किया जाता है बाद में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब सबसे पहला पॉइंट दिया, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय ₹1,60,000। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, 1,60,000 रुपए। तो क्लोजिंग स्टॉक के टाइम पर अभी डिस्कस करेंगे जब हम करेंगे इसको। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4% मेंटेन करना है डेटर्स पर। ठीक है, डेटर्स कहाँ है, ये रहे, डेटर्स का 4% मेंटेन करना है, कर लेंगे कोई बात नहीं, ये भी बाद में। नेक्स्ट, मेक अ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाएंगे कितने का, 30% का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डेप्रीसिएशन इंक्लूड डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 16,000 रुपए की, और मशीन पर डेप्रीसिएशन है 24,000 रुपए का। ठीक है, डेप्रीसिएशन की इंफॉर्मेशन आपको नीचे गिवन है, जो 40,000 डेप्रीसिएशन लगाया ना, वो किस किस पे लगाया। नेक्स्ट है, द डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 25% ऑन 2 अप्रैल 2022। अभी केवल डायरेक्टर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, फिर उसके बाद वो एजीएम में जाएगा, वहां पर अप्रूव होगा, बाद में इसकी पेमेंट होगी। इसका केवल डिस्क्लोजर दिया जाता है, ठीक है, इसका बुक्स में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। फिर कहते हैं ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में 10%। ठीक है, ये 2 अप्रैल को नहीं है, देखिए पहले ऑन 2 अप्रैल के लिए डिविडेंड के लिए बोला, फिर उसके बाद बोला ट्रांसफर करो जनरल रिजर्व में 10%। तो जो भी प्रॉफिट्स निकल के आएंगे उसका 10% हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व में। ठीक है, बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड, ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, हमने बिल्स डिस्काउंट करवा रखे हैं। जब आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा होगा ना, जब हम अपने बिल्स को डिस्काउंट करवा लेते हैं बैंक के पास जाकर, तो बाय चांस ड्यू डेट पर जो हमारा ड्रॉई था, जिसके अगेंस्ट हमने बिल बनाया था, वो ना पहुंचे, तो बैंक वाले हमारे अकाउंट से पैसा काटेंगे। ठीक है, उसको ढूंढने नहीं भागेंगे, वो हमारे अकाउंट से पैसा काट लेंगे। तो ये लाइबिलिटी तो है बट कंटिंजेंट है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी है ये। ठीक है, क्योंकि हो या ना हो कुछ नहीं पता। समझ में आ गया, ये सारी चीजें थी। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। ठीक है, एक आइटम लिखते हुए चलेंगे, और जो रेलेवेंट हेड्स हो केवल वो लिखते हैं हम। आपको पता है कि जो चीज़ नहीं दे रखी, जैसे अगर कोई मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स आ जाएगा, तो वो तो दे नहीं रखा, तो वो नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। अमाउंट तो इन रुपीज़ ही है ना, तो अमाउंट इन रुपीज़। ठीक है, शुरू करें अब। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड के हेड को क्या बोला जाता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसमें सबसे पहला क्या आता है, मेन हेड, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स फंड्स। अब शेयर होल्डर फंड्स में सब हेड, पहला क्या है, शेयर कैपिटल, नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस, नेक्स्ट मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, नहीं दे रखा। इसके बाद दूसरा मेन हेड होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नहीं दे रखा। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में पहला आएगा शॉर्ट टर्म, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। फिर आता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, नहीं है।
ठीक है। अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज वो भी नहीं है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ऐसे कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी नहीं दे रखे। ठीक है। नेक्स्ट, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में पहला आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। कोई है बैंक लोन वगैरह था क्या? नहीं, केवल डिबेंचर से लॉन्ग टर्म बोरिंग। कोई बैंक वगैरह तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा था, बैंक का लोन वगैरह कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स है। अदर करंट लाइबिलिटीज थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे ना। ठीक है, तो अदर करंट लाइबिलिटीज। इसके बाद क्या आता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन है? हाँ, दे रखा है। आपको कहा कि टैक्स का प्रोविजन बनाना है। ठीक है, टैक्स कितना क्रिएट करना है? प्रोविजन 30% का। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स ही तो है, क्योंकि अभी तो प्रोविजन ही है ना। फिर ये बाद में रिटर्न के फाइलिंग के टाइम पर एडवांस टैक्स से, टीडीएस से, ये सब एडजस्ट करने के बाद लास्ट में इसकी पेमेंट की जाएगी। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गया। ये हो गई हमारी लाइबिलिटी साइड। आइए अब हम चलते हैं असेट साइड पर। असेट्स, असेट्स में पहला क्या आता है? नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट में सबसे पहले क्या आएगा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट आता है इंटेंजिबल असेट्स। कोई दे रखे इंटेंजिबल असेट? नहीं है, कोई गुडविल वगैरह तो था नहीं ना। इंटेंजिबल असेट आता है। नेक्स्ट क्या आता है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फिर क्या आता है? इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये सब कुछ भी नहीं दे रखा है इसमें। फिर होते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स तो है। फिर आते हैं डेफर्ड टैक्स असेट, वो भी नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं दे रखे। अदर नॉन करंट असेट कुछ भी नहीं दे रखा ऐसा। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं करंट एसेट्स पर। ठीक है, करंट एसेट्स में आपको मैंने बताया था CIT CSO, ऐसे याद करो। सबसे पहला होता है करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट है? नहीं है। इसके बाद होता है इन्वेंट्रीज। हाँ, इन्वेंट्रीज दे रखी हैं। फिर आता है ट्रेड रिसीवेबल। हाँ, दे रखे हैं। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं इस बार। कहाँ है? एडवांस टैक्स है ना, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिर अदर करंट असेट। अदर करंट असेट है, वो था ना अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो अदर करंट असेट ही तो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसका टोटल लगा लेंगे। अब इसके बाद बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मेट आपको याद हो जाएगा, बस ये है। ठीक है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अदर इनकम। अदर इनकम है ना, शायद इंटरेस्ट वगैरह था कुछ, अदर इनकम। ठीक है, ये दोनों हो गए।
अब लगा लेते हैं टोटल ए का, टोटल ए, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इनकम का टोटल। ठीक है, इसके बाद क्या बनाएंगे, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो कुछ दे नहीं रखा क्वेश्चन में, रॉ मटेरियल तो है ही नहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, परचेजेस, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट आ गया चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्री किस किस चीज का होता है, फिनिश्ड गुड का, WIP का और स्टॉक इन ट्रेड का। रॉ मटेरियल का नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि रॉ मटेरियल का तो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में चला गया। ठीक है, देखिए मैन्युफैक्चरिंग फर्म के पास 3 तरीके के स्टॉक होते हैं, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स, और ट्रेडिंग वाले के पास एक ही तरीके का होता है, स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो यहां पर किसकी बात कर रहा है, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ WIP, फिनिश्ड गुड एंड स्टॉक इन ट्रेड। इसकी बात नहीं करता रॉ मटेरियल की। क्यों नहीं करता, क्योंकि रॉ मटेरियल तो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट क्या आता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। फिर आता है फाइनेंस कॉस्ट, फिर आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, फिर आता है अदर एक्सपेंसेस। अब हम करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकलेगा, A माइनस B करके। ठीक है, इसमें लेस कर देंगे टैक्स, कितना बनेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। ठीक है, तो अब इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द ईयर या प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ठीक है, कुछ भी लिख देना आप, कोई बात नहीं, ये प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो आइए अब हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, केवल उस चीज का नोट बनाएंगे जिसमें एटलीस्ट 2 लाइन आइटम तो दे रखी हो। अगर एक ही लाइन आइटम हो तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, फिर भी आपका मन करे तो बिल्कुल बना सकते हो, आप सब चीज़ों का नोट बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि किसका बनाए किसका नहीं बनाए, हम तो इसी में कंफ्यूज हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप सब चीज़ों का बना दो। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं, आइए पहला क्या है, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का बनाते हैं। शेयर कैपिटल हमारे को क्या क्या कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जाएगी शेयर कैपिटल में, हमें यहाँ पर शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए का गिवन है, और कोई है जो शेयर कैपिटल में जाती, जैसे कॉल्सिनरियर वगैरह कुछ माइनस हो रहा होता, और कुछ नहीं है। लेकिन ऊपर ऑथराइज शेयर कैपिटल है 10,000 शेयर्स, 100 रुपए के। अच्छा, 100 रुपए का एक शेयर है, इसका मतलब इशू कितने करे, 4,000 शेयर। ठीक है, तो लिखते हैं सबसे पहले शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, तो ये आ गया 10 लाख रुपए। लेकिन इसको ऐसे कर दो, कहीं काउंट ना कर लेना। क्यों, क्योंकि इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में भी तो इन्हीं में से कुछ शेयर सब्सक्राइब करे हुए हैं, इन्हीं में से तो शेयर्स कुछ इशू करें, तो डबल काउंटिंग थोड़ी ना करेंगे हम। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हैं, 4,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच।
कितना हो गया ये? 4 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये 4 लाख फिगर आ गई। ये हम लिख सकते हैं शेयर कैपिटल में। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस का तो नोट बनाना ही पड़ता है, क्योंकि इस साल का भी तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा तो वो भी तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही जाता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए इंफॉर्मेशन क्या क्या है? एक तो जनरल रिजर्व है 80,000 का, और P&L दे रखा है 50,000 का। ओपनिंग बैलेंस इन P&L 50,000 और जनरल रिजर्व है 80,000। तो एक रिजर्व है और एक सरप्लस है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस इन P&L। $80,000, $50,000। अभी बताता हूँ मैंने इसको अंदर क्यों लिखा, अभी डिस्कस करते हैं इसको। बाकी नोट पर चलते हैं पहले। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग कौन कौन सी है? केवल एक ही दे रखी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, 14% डिबेंचर्स 4 लाख रुपए के। ठीक है, तो 4 लाख रुपए के 14% डिबेंचर्स, ये देखिए दिख रहे हैं ना आपको, 4 लाख रुपए की ये 14% डिबेंचर्स। तो ठीक है, सीधा लिख दिया 4 लाख रुपीज़। ठीक है, आपको दिखाना है ब्रैकेट में दिखा दो, ऐसे करके लिख सकते हैं हम इसको, 14% डिबेंचर्स। नेक्स्ट ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल हमारे को लाइबिलिटी साइड में ढूंढते हैं। क्रेडिटर्स 1,84,000, 1,84,000 गिवन है ये। ठीक है, नेक्स्ट अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या था? अदर करंट लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे 4,000 रुपए के, और तो कोई अदर करंट लाइबिलिटी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अक्रूड बट नॉट ड्यू, ये भी था। ठीक है, और अनक्लेम डिविडेंड भी है, तो कई सारे हैं। तो आइए नोट बनाते हैं इसका। अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, क्या क्या थे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अनक्लेम डिविडेंड है 10,000 का, अनक्लेम्ड डिविडेंड 10,000 रुपये। ठीक है, और क्या है? अदर करंट लाइबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अक्रूड बट नॉट ड्यू 28,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अक्रूड बट नॉट ड्यू 28,000 रुपीज। ठीक है, ये हो गया 42,000। ठीक है, 42,000 का आ गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन एक ही है, कौन सा है? प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या होगा? प्रोविजन फॉर टैक्स, जो अभी हम बनाएंगे बाद में। तो जब बनाएंगे तब लिख देंगे फिगर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए नोट बनाते हैं, चलिए। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सबसे पहला देखते हैं कहाँ है। सबसे पहला बिल्डिंग दे रखा है 5,80,000। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ध्यान से बताऊं, ऑल्दो आपको ये पता होगा फिर भी देखिए, यहाँ पर जो आपको ट्रायल में डेप्रीसिएशन गिवन होता है, ये जो डेप्रीसिएशन गिवन है ना खर्चों में, इसकी ट्रायल में जो भी चीज़ें, इसका मतलब उसकी एंट्री पास हो चुकी, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट तो कर चुके हैं ना वो लोग। टोटल डेप्रीसिएशन कितना इकट्ठा हुआ है बिल्डिंग पर? 1 लाख रुपए का। तो हम बैलेंस शीट में असेट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन करते हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए का, और ये जो डेप्रीसिएशन इस साल का है वो ऑलरेडी उसमें आ रहा है क्योंकि ट्रायल में गिवन है। तो बिल्डिंग 5,80,000 और प्रोविजन 1 लाख का। ठीक है, बिल्डिंग है
5,80,000 माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का है, 1,00,000 रुपए का, तो ये हो गया 4,80,000 रुपये। ठीक है, 4,80,000 रुपये का। नेक्स्ट और क्या है, मशीन है 2,00,000 रुपए की और डेप्रिसिएशन 1,10,000 है उस पर। ठीक है, मशीन 2,00,000, डेप्रीसिएशन है 1,10,000 रुपये जो इकट्ठा हुआ है, माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, तो ये आ गया 90,000 का। आइए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कुछ और, कोई और असेट दे रखी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाने वाली, नहीं दे रखी। ठीक है, अब इसके बाद इसका टोटल कर लेते हैं। ये हो गया 5,70,000 रुपये, 5,70,000 हो गया, तो इसको लिख देते हैं 5,70,000 रुपीज़। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको ये दे रखी है, देखिए इन्वेस्टमेंट है ना 2,40,000 रुपये की, तो इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं 2,40,000 रुपये की। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज दो हैं, एक तो क्लोजिंग स्टॉक है और एक लूज टूल्स है। आइए इसका नोट बनाते हैं फिर। ठीक है, 5th नंबर नोट हो जाएगा इसका, इन्वेंट्रीज। एक तो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है और एक लूज टूल्स दे रखे हैं। कितनी कितनी फिगर है, क्लोजिंग स्टॉक है 1,80,000 और 46, 1,80,000 46,000, 2,26,000 रुपये, तो 2,26,000 रुपये का हमारी इन्वेंट्री निकल के आ गई। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल का भी नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है, ट्रेड रिसीवेबल ऑलरेडी है, कहाँ गया, ये रहा डेटर, और इसमें ये भी लगा रखा है हमने मार्क के नीचे भी एक एडजस्टमेंट है, 2,50,000 रुपये का है। ठीक है, वैसे एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट ये कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना कर देना है, 4% कर देना है डेटर्स का। तो डेटर्स थे 2,50,000, 2,50,000 का 4% कर देना है, तो 2,500 इंटू 4, 10,000 रुपये होना चाहिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। है कितना, है तो 6,000, तो हमें 6,000 की जगह कितना करना है, 10,000, 4,000 बढ़ाना है प्रोविजन। तो प्रोविजन बढ़ाना है, खर्चा है, कहाँ जाएगा, P&L में, अदर एक्सपेंस में। ध्यान रखना अभी फ़िलहाल तो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट में तो केवल डेटर्स की फिगर कितनी है, 2,50,000 रुपये, और अब इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बन चुका है, टोटल मिला के 10,000 रुपये का, है ना, पोजीशन तो 10 पहुंच गई ना उसकी, तो ये हो गया 2,40,000 रुपये। ठीक है, तो 2,40,000 रुपये को अब हम यहाँ लिख सकते हैं। और क्या आ सकता था, जैसे बिल्स रिसीवेबल वगैरह अगर आता तो वो भी लिखते। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड दोनों गिवन था शायद। एक तो ये रहा बैंक की फिगर 60,000 रुपये, और कुछ, अच्छा और तो कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, तो बैंक के 60,000 रुपये सीधा लिख देते हैं फिर तो 60,000। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या है, एडवांस टैक्स दे रखा है इन्होंने कितने का, 1,20,000 रुपये का, तो लिख दो सीधा 1,20,000 रुपये। इसके ब्रैकेट में आप ज़रूर लिख सकते हो एडवांस टैक्स, चाहो तो नोट बना लेना नीचे। ठीक है, अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स में क्या आएगा, अदर करंट एसेट्स में ये रहा इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट है 4,000 रुपये का।
ठीक है। इंटरेस्ट अक्रू हुआ इन्वेस्टमेंट पर 4,000 रुपये। और कुछ अदर करंट एसेट में जाने लायक नहीं है। ठीक है, 4,000 है, लिख देते हैं इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपीज। असेट साइड तो हमारी पूरी हो गई, तो आइए असेट साइड का तो टोटल लगा ले। 5,70,000 प्लस 2,40,000 प्लस 2,26,000 प्लस 2,40,000 प्लस 60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 4,000, तो ये हो गया 14,60,000। कितना हो गया? 14,60,000। ठीक है, ये हमारा असेट साइड का टोटल है। आइए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखते हैं कितने दे रखे हैं। सेल्स 10,40,000 की, लिख दीजिए 10,40,000 रुपये। ठीक है, अदर इनकम में क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 24,000 रुपये की, और तो कोई अदर इनकम नहीं थी ना? नहीं है। 24,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 24,000 रुपये यहां लिख दो ब्रैकेट में आप, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। चाहो तो नोट बना लेना। ठीक है, 10,64,000। परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड की परचेजेस। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। परचेजेस जो गिवन होंगे 4,20,000, इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो एडजस्ट किया होगा। कैसे पता चला? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है ट्रायल में। ट्रायल में देने का मतलब ये होता है कि उसको एडजस्ट कर रखा है। अच्छा, फिर ये कहता है क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 1,60,000 रुपये। मतलब क्या हुआ इस बात का? ये कहता है क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है, कितने से? 1,60,000 रुपये से। तो आपको क्लोजिंग माइनस ओपनिंग दे रखा है। ठीक है, हमें तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग चाहिए होता है। वो जो चेंज इन इन्वेंट्री लिखेंगे ना, परचेजेस के बाद क्या लिखते हैं? चेंज इन इन्वेंट्री, उसमें ओपनिंग माइनस क्लोजिंग लगता है। तो इसका मतलब वो कितना हो गया? 1,60,000 रुपये। ठीक है, अच्छा अब एडजस्टेड परचेजेस कैसे निकाले होंगे? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, मतलब ओपनिंग और माइनस क्लोजिंग परचेजेस में ये करा होगा। ठीक है, इक्वल टू क्या निकल के आया होगा? एडजस्टेड परचेजेस। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं ढंग से बना देता हूं यहाँ पे। ये एडजस्टेड परचेजेस कैसे आया होगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, एडजस्टेड परचेजेस आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में? एडजस्टेड परचेजेस गिवन है 4,20,000 रुपये। ट्रायल में देने का मतलब ही है कि ये क्या है? एडजस्टेड है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऊपर ही दे रखा है। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कितना है? माइनस में 1,60,000 रुपये। जो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है ये माइनस में 1,60,000 रुपये, और प्लस में क्या है? परचेजेस। तो परचेजेस कितना हो गया? दोनों को प्लस कर दो, ये मतलब 5,80,000 रुपये की परचेजेस हो गई। कितनी हो गई? 5,80,000 रुपीज। तो इसको लिख देते हैं अब हम। ठीक है, परचेजेस को कितना आ गया? ये 5,80,000 रुपये। अच्छा, चेंज इन इन्वेंट्रीज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो ये कितना था? 1,60,000 रुपये माइनस में। ठीक है, इतना तामझाम नहीं करना तो फिर ठीक है, परचेजेस की जगह एडजस्टेड परचेजेस लिख दो, चेंज इन इन्वेंट्री वाला कॉलम मत लिखो, बट बेटर है आप ऐसे प्रेजेंट करो। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में सैलरीज वगैरह जाती हैं। ये रहा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 1,20,000 रुपये, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, ये आ गया 1,20,000 रुपये। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या था? डिबेंचर इंटरेस्ट दे रखा है 56,000 रुपये का, और कुछ? और कोई फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, तो 56,000। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रीसिएशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, तो नोट बनाते हैं इसका। 7th नोट, डेप्रीसिएशन एंड
अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। आपको बताया हुआ है डेप्रीसिएशन बिल्डिंग पर कितना है और आपको बताया हुआ है डेप्रीसिएशन मशीन पर कितना है। मेरे ख्याल से एक का 24, एक का 16 ऐसे ही था ना। 16 बिल्डिंग का है, ठीक है। तो 16,000 रुपये बिल्डिंग का हो गया और 24,000 रुपये मशीन का हो गया। 40,000 रुपये का टोटल डेप्रीसिएशन है। अदर एक्सपेंस तो हैं ही कई सारे, तो नोट बनाते ही हैं इसका तो हम। ठीक है, ये आ गया अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस लिखते हैं अब हम। अदर एक्सपेंस में क्या क्या था? डायरेक्टर फीस 20,000 रुपये, रेंट 52, और डायरेक्टर फीस। ठीक है, और क्या क्या अदर एक्सपेंसेस में? बेड डेट्स 12,000 रुपये, सैलरी एक्सपेंस 36,000, बारह हजार 36,000। ठीक है, ये बेड डेट्स था और ये था सन्ड्री एक्सपेंसेस। एक एक्सपेंस याद है आपको? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, 10,000 करना था, 6 था ऑलरेडी, है ना। 6, ये देखो ये रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पहले 6 था लेकिन हमने तो 10 कर दिया, तो 4,000 रुपये बढ़ाया था, वो खर्चा हो गया। 4,000 रुपये किस में जाएगा? P&L में, अदर एक्सपेंस में। ठीक है, और तो कोई अदर एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में दे नहीं रखा, ठीक है, नहीं है। तो आइए इसका टोटल लगा लेते हैं अदर एक्सपेंसेस का भी। ठीक है, कितना हो गया ये? 52,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000 प्लस 36,000 प्लस 4,000, ये आ गया 1,24,000 रुपये। 1,24,000 अदर एक्सपेंसेस आ गए। 1,24,000। ठीक है, टोटल लगाते हैं। 1,24,000 प्लस 40 प्लस 56,000 प्लस 1,20,000 माइनस 1,60,000 प्लस 5,80,000, 7,60,000। टोटल आ गया 7,60,000 एक्सपेंसेस का। इसमें माइनस कर दीजिए इनकम कितनी है? 10,64,000। तो इनकम ज़्यादा ही है तो प्रॉफिट ही आएगा। कितने का आ रहा है? 3,04,000 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना है 30% का, तो इंटू 0.30, ये आ गया 91,200। ठीक है, तो बचा कितना? 2,12,800। ठीक है, 2,12,800 रुपये बच गए। अब प्रोविजन फॉर टैक्स 91,200 है, तो ये तो इधर ले जाओ, और इस बार का प्रॉफिट जो बचा 2,12,800 वो इसमें ऐड कर दो। ठीक है, करंट ईयर प्रॉफिट। ठीक है, 2,12,800। अब इसमें से 10% ट्रांसफर करना था जनरल रिजर्व में, याद है आपको? ये पढ़ा था हमने, माइनस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मैं आपको दिखाऊं क्या एक बार फिर से? ठीक है, 21280 और प्लस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स में से ये ट्रांसफर होकर आई है फिगर 21280, 101,280। ठीक है, अब 50,000 प्लस 212,800 माइनस 21280, तो ये हो गया 241,520 प्लस कर देंगे 101,280, तो ये 342,800, 3,42,800 ये आ गया। ठीक
ठीक है, तो 3,42,800, 342,800। आइए अब हम लाइबिलिटी साइड का टोटल लगा लेते हैं। 342,800 प्लस 4 लाख, अगेन 4 लाख, प्लस 1,84,000 प्लस 42,000 प्लस 91,200, 14,60,000। ठीक है, 14,60,000, और असेट साइड का भी था 14,60,000। ठीक है, एक चीज़ और आपको बतानी है इसमें, वो ये है कि आपको एक बिल्स जो डिस्काउंट करवा रखे हैं उसके लिए कंटिंजेंट लाइबिलिटी दे रखी है। ठीक है, हमारे को एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी गिवन है बिल्स डिस्काउंटेड के नाम से। देखिए ये रही, बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड। हमने बिल डिस्काउंट करवाए बैंक के पास, ठीक है, डिस्काउंट करवा लिए, लेकिन अगर हमारा ड्रॉइंग टाइम पर नहीं पहुंचा तो बैंक वाले हमारे अकाउंट से काटेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए कंटिंजेंट लाइबिलिटी है बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। कितना हो गया अमाउंट? ₹20,000। समझ में आ गया ये? और ये भी लिख देते हैं इसके साथ साथ सेकेंड पॉइंट बनाकर, डायरेक्टर्स, ठीक है, प्रपोजेस डिविडेंड ऑफ 25% ऑन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो ये भी एक नोट हो गया। ठीक है, वैसे प्रैक्टिकली सारे नोट्स एक साथ दिखाए जाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स, फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह, लेकिन ये हमने पर्टिकुलरली रूट नंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिंक करें इसलिए अलग से दिखा दिया, एक कंटिंजेंट लायबिलिटी का और एक जो डिविडेंड प्रपोज किया डायरेक्टर्स ने। ठीक है, ये था हमारा स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन। आइए अब हम आरटीपी के क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ये नवंबर 2022 की आरटीपी में था। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ओलिवा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। इन्वेंट्री आपको गिवन है 1 अप्रैल 2021 की, रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री दे रखी है। फिर आपको परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल दे रखे हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी 1-2 बार डिस्कस किया है, फिर आपको बता रहा हूँ। देखिए ये वाला कंसेप्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम एक्सपेंसेस लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखते हैं, फिर लिखते हैं परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, और फिर तीसरा क्या आता है? चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड। अब अगर हम इसको डिटेल में समझें, अगर ट्रेडिंग कंपनी की बात हो रही हो, एक होती है ट्रेडिंग, एक हो गई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो सामान को बनाकर बेचती है, तो उसके यहाँ 3 तरीके का स्टॉक होता है। कौन कौन सा? रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, ट्रेडिंग के पास एक ही तरीके का स्टॉक होता है जिसको हम स्टॉक इन ट्रेड बोल सकते हैं। अब ट्रेडिंग कंपनी में आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो मिलेगा नहीं, केवल क्या मिलेगा? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और फिर इसके बाद आपको मिलेगा चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड। समझ में आई बात? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या होगा? आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड भी मिलेगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड तो होगा नहीं, क्योंकि परचेजेस किस चीज की होगी? रॉ मटेरियल की, वो ऊपर आ गया। रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उस पर काम करेंगे, वो WIP बनेगा, पूरा बन के तैयार हो जाएगा, वो फिनिश्ड गुड बनेगा, है ना। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेजेस होगा नहीं। चेंज इन इन्वेंट्री होगा, किस चीज का होगा? WIP का होगा एंड फिनिश्ड गुड्स का होगा। रॉ मटेरियल का क्यों नहीं होगा भाई? रॉ मटेरियल का तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आ गया ना। तो ये दोनों चीजें होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए और ये दोनों चीजें होती हैं ट्रेडिंग के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, कोई बहुत वैसे टफ चीज नहीं है। ठीक है, ये छोटा सा कंसेप्ट था जो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये कंफ्यूजन कई बार हो जाती है। तो आइए, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की कितनी है? 30,000 रुपीज। तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में, है ना। अब तो समझ में आ गया। फिनिश्ड गुड्स का इन्वेंट्री कहाँ जाएगी? ये जाएगी चेंज इन इन्वेंट्री में। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, ये जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये जाएगा अदर एक्सपेंस में। आप चाहो तो इसका एक अलग से लाइन आइटम बना सकते हो, अदरवाइज अदर एक्सपेंस में। सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। जनरल चार्जेस, ये जाएगा अदर एक्सपेंस में। बिल्डिंग, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फर्नीचर,
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी? करंट इन्वेस्टमेंट्स में जाएगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल, ये ट्रेड रिसीवेबल में ही जाएंगे। कैश इन बैंक, ये कैश इन कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड चेक करते हैं। सेल कहाँ जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पे दे रखा है तो इनकम है, ये अदर इनकम में जाएगा। पी एंड एल अकाउंट, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। शेयर कैपिटल में जाएगा। शॉर्ट टर्म सिक्योर्ड लोन, लोन ले रखा है शॉर्ट टर्म वाला तो कहाँ जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जाएगा। ठीक है। फिक्स डिपॉजिट्स अनसिक्योर्ड, फिक्स डिपॉजिट लेकिन ये क्रेडिट साइड पर कैसे है? फिक्स डिपॉजिट तो असेट साइड पर होना चाहिए, डेबिट साइड पे मतलब। तो ये फिक्स डिपॉजिट मतलब हमने डिपॉजिट्स ले रखे हैं लोगों से, डिपॉजिट्स ले रखे हैं मतलब ये लोन है, और लोन है तो ये लाइबिलिटी है। ठीक है, तो कहाँ जाएगा? शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में, और लॉन्ग टर्म है तो ठीक है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। ट्रेड पेबल, ये ट्रेड पेबल में ही जाएगा। इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2022 रॉ मटेरियल की दे रखी है 25,800, फिनिश्ड गुड की दे रखी है 60,000 रुपये। ठीक है, ये तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई, इसका ध्यान रखेंगे हम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सैलरी और वेजेस है 4500 के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखे हैं ट्रायल से बाहर, ट्रायल से बाहर है तो आपको डबल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इसका डबल इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है, एक तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड होता है और एक लाइबिलिटी में जाता है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, 11th में से आप सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट्स बनाते आ रहे हो, ये चीज़ें तो आपको पता होगी आई होप। तो किस किस का? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का और सैलरी एंड वेजेस का मार्क कर लेते हैं, बनाते वक्त याद रखेंगे। इंटरेस्ट अक्रूड है सिक्योरिटीज पर, मतलब अर्न कर लिया लेकिन रिसीव करना बाकी है, तो ये इंटरेस्ट को मैंने मार्क कर लिया, उस टाइम पर कर लेंगे। जनरल चार्जेस प्रीपेड है 2490 के, ये दे रखे ना जनरल चार्जेस प्रीपेड, जल्दी पे कर दिए तो ये हम मार्क कर लेते हैं। प्रीपेड माइनस होता है एक्सपेंस में से और असेट में जाता है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, चारों पे प्रोवाइड करना है। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, ठीक है, सब पे प्रोवाइड कर देंगे। करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, जो लॉन्ग टर्म लोन है हमारा उसमें से कुछ करंट मेच्योरिटी जो अगले साल ही पे करना है वो 1,000 रुपये है। कहने का मतलब ये जो लॉन्ग टर्म लोन है 21,000 रुपये का, इसमें से 1,000 रुपये की जो लाइबिलिटी है वो आपको इंस्टॉलमेंट है वो आपको अगले साल देनी है, बचे हुए 20,000 उससे नेक्स्ट ईयर में देने हैं, तो वो करंट हो जाएगा जो 1,000 देना है आपको। ठीक है, टैक्सेशन प्रोविजन बनाना है 40% का, ठीक है, तो ये टैक्स का प्रोविजन हम बनाना याद रखेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं एज एट 31 मार्च 2022। आइए सबसे पहले पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट क्या है इन रुपीस। ठीक है, अमाउंट रुपीस में दे रखा है। लाइबिलिटी साइड के नाम क्या होता है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, इसको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज बोला जाता है। सबसे पहला शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल। तो आइए लिखते हैं शेयर कैपिटल। नेक्स्ट क्या होगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस, दोनों दे रखे हैं। ठीक है, फिर होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, नहीं है। सेकंड मेन हेड होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नहीं है। लेकिन तीसरा फिर नेक्स्ट क्या आता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो आइए लिखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है,
उसमें पहला क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नेक्स्ट क्या आएगा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज तो नहीं दे रखी, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी नहीं दे रखे, ठीक है। अब चलते हैं करंट लाइबिलिटीज पर, पेन चेंज कर ले, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में पहला क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स तो है आपके पास, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। नेक्स्ट क्या होता है, ट्रेड पेबल्स, हाँ ट्रेड पेबल्स भी दे रखा है। फिर क्या आता है, अदर करंट लाइबिलिटीज। है क्या कोई अदर करंट लाइबिलिटीज, याद करो है, कौन कौन सी, वो आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस, वो सब कहाँ जाता है, वो अदर करंट लाइबिलिटी में ही तो जाता है। फिर क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, है क्या कुछ प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना है ना 40% का, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में ही आएगा वो। ये हो जाएगा हमारा लाइबिलिटी साइड। आइए अब आगे बढ़ते हैं असेट साइड की तरफ। असेट्स, असेट्स में पहला क्या आएगा, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में सबसे पहले क्या चीज होती है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, हेड और सब हेड फिर इससे अलग अलग दिखेंगे आपको। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो तो बहुत सारे दे रखे हैं, 3-4 असेट है इनके पास। तो इंटेंजिबल असेट नहीं है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, और कुछ भी नहीं दे रखा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, हाँ इस बार नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स तो हैं, ठीक है। डेफर्ड टैक्स असेट नहीं है। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस तो नहीं है। आपको वो जो प्रीपेड जनरल चार्जेस है ना, जल्दी पे कर दिए है तो वो एडवांस, लेकिन जल्दी कितना जल्दी पे करे, कोई 4-5 साल पहले थोड़ी ना पे करे होंगे, 1 साल मानेंगे, तो उसको तो शॉर्ट टर्म में लेना पड़ेगा। और अदर नॉन करंट असेट, कोई और नॉन करंट असेट आपको यहां पर क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं किस पे, करंट असेट्स की तरफ, ठीक है। करंट असेट्स के लिए लिखना शुरू करते हैं सारे हेड्स और सब हेड्स को। मैंने करंट असेट्स में आपको याद करवाया था CITCSO, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, दे रखी हैं बिल्कुल, करंट इन्वेस्टमेंट्स हमारे को गिवन है। फिर आता है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज भी गिवन है। फिर आता है ट्रेड रिसीवेबल, बिल्कुल वो भी गिवन है, ठीक है। फिर आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर आता है, सॉरी वापस लिख दिया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस गिवन है, हाँ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस है ना इस पर, प्रीपेड जनरल चार्जेस। अदर करंट असेट, कोई है अदर करंट असेट, याद करो है, कौन सी, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर पैसा अर्न कर लिया, इंटरेस्ट अर्न कर लिया, रिसीव होना बाकी है, अदर करंट असेट है वो, ठीक है। आइए इसका टोटल लगा लेते हैं अब हम। अब चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ठीक है। ये लिखना शुरू करते हैं अब हम, ये P&L का फॉर्मेट बनाते हैं। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट इन रुपीस, ठीक है। सबसे पहले क्या है इसमें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दे ही रखा है, वरना बिजनेस चलेगा कैसे जब सेल ही नहीं होगी तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अदर इनकम, अदर इनकम है ना, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट पढ़ा था हमने,
ठीक है। फिर इसके बाद टोटल लगा देते हैं, टोटल ए। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो भी तो है इसमें क्वेश्चन में, है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब परचेजेस अलग से तो होगा नहीं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल में है ही। ठीक है। फिर चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ WIP फिनिश्ड गुड्स। तो WIP तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। ऑफ फिनिश्ड गुड्स जरूर है ना, स्पेलिंग देख लेना, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है। और क्या होता है इसके बाद, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फिर फाइनेंस कॉस्ट, फिर डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, फिर आता है अदर एक्सपेंसेस। ठीक है ना। ये सब करने के बाद हमारा यहां पर आ जाएगा टोटल बी। ठीक है। तो इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी लेस प्रोविजन फॉर टैक्स एट द रेट ऑफ, कितने परसेंट प्रॉफिट पे टैक्स देना है, 40%। तो फिर बच गया प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, कुछ भी लिख देना। ठीक है। आइए अब हम बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। अब हम बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। तो शुरू करते हैं बनाना। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस। ठीक है। पहला, चलिए सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कहीं आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल वगैरह कुछ गिवन है, कितने शेयर्स हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं गिवन। ऑथराइज, सब्सक्राइब, कुछ भी नहीं गिवन ना, कुछ नहीं गिवन। तो सीधा लिख दो फिर शेयर कैपिटल 3,15,000 रुपये। ठीक है, 3,15,000 रुपये। नेक्स्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसका पहला वर्किंग नोट बन जाएगा, मतलब नोट बन जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस के नाम से। आइए क्या क्या गिवन है आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L है 21,000 रुपये का, और कुछ दे रखा है, और तो कुछ भी नहीं दे रखा। ओपनिंग बैलेंस है 21,000 रुपये, लिख लीजिए ओपनिंग बैलेंस इन P&L कितना है, 21,000 रुपये। ठीक है। अभी तो इस बार का प्रॉफिट वगैरह निकलेगा, तो जगह छोड़ दीजिए उसके लिए। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग है इस बार 2-3, है ना, तो उसका वर्किंग नोट बनाते हैं। चलते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। देखिए अब इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग, पहले सिक्योर्ड लोन है लॉन्ग टर्म, और मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है स्टार कि 21,000 रुपये में 1,000 रुपये, नीचे एक एडजस्टमेंट थी ना इसलिए मार्क कर रखा है, कितने की, 1,000 रुपये उसमें से करंट मेच्योरिटीज़ है। ठीक है। तो बाकी तो लॉन्ग टर्म मेच्योरिटीज़ है। 21,000 रुपये में से 1,000 शॉर्ट टर्म है, तो 20,000 क्या है, लॉन्ग टर्म है। ये सिक्योर्ड लोन है। फिर इसके बाद अनसिक्योर्ड है फिक्स डिपॉजिट 3,300 का। ठीक है। तो 20,000 और 3,300, और ये सिक्योर्ड वाला पहले लिख लेते हैं। सिक्योर्ड आपको बताना होता है कौन सा सिक्योर्ड है कौन सा अनसिक्योर्ड है। पहली क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था जब मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट करवा रहा था। सिक्योर्ड में, ठीक है, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन कितना है,
20,000 रुपये। फिर इसके बाद अनसिक्योर्ड वाला, अनसिक्योर्ड का इनका फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है, लॉन्ग टर्म है ना, तो लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट है कितने का, 3300 का। तो 23,300 हो गया ये, 23,300। आइए इसको लिख लेते हैं, 23,300। ठीक है, समझ में आया ना आपको। 3300 रुपये तो ये था और 20,000 रुपये वो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की बात करते हैं थर्ड नोट पे। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में सबसे पहले सिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड में एक तो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, करंट मैच्योरिटीज लॉन्ग टर्म लोन की कितनी है, 1,000 रुपए की। फिर एक शॉर्ट टर्म लोन खुद है, शॉर्ट टर्म लोन कितने का है, 4,500 का, ठीक है, ये कितने का है, 4,500 का। फिर इसके बाद आता है अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड के बाद शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है, वो कितने के चेक कर लीजिए, शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट 1,500 के हैं, तो वो लिख देते हैं 1,500 रुपये, ठीक है। तो ये 7,000 रुपये हो गए टोटल, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कितनी आ गई, 7,000 रुपये। चलिए लिखते हैं 7,000। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल डायरेक्टली गिवन है 3,27,000 रुपये, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसकी, लिख दीजिए जल्दी सी 3,27,000 रुपये, ठीक है। अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा, देखिए नोट नंबर 4 बनाते हैं इसका, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। अदर करंट लाइबिलिटीज, अब अदर करंट लाइबिलिटीज में एक तो आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और एक है आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस, ठीक है। ये याद होगा आपको, जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो ये आई थी चीजें, है ना। ये देखिए मैं दिखा देता हूं आपको, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 67,500 और 4,500, ठीक है, और तो कोई नहीं है ना, ठीक है। तो 67 और ऊपर तो कुछ नहीं था अदर करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड, क्रेडिट साइड पे होता तो नहीं दे रखा, ठीक है। तो 67,500 और 4,500, ठीक है, 67,500 और 4,500, तो ये हो गया 72,000, ठीक है, 72,000 का आ गया। आइए लिख देते हैं इसको 72,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन एक ही है ले दे के, क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, फिगर जब आएगी तब बाद में लिखते रहेंगे, ठीक है। आइए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो तो बहुत सारे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो इसका तो लंबा ही नोट बनेगा। 5th पॉइंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक तो डेप्रिसिएशन हमें लगाना है, जब भी एडजस्टमेंट में दे रखा होता है हमें लगाना होता है, क्वेश्चन ने खुद तो लगा नहीं रखा, ठीक है। तो आइए क्या क्या है, सबसे पहले बिल्डिंग है 1,01,000 रुपए की, और उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 2%, ठीक है। बिल्डिंग, अच्छा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी है कुछ ऑलरेडी, नहीं है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ही बना रखा, इसका मतलब इनके यहाँ एक ही अकाउंट मेंटेन होता है, केवल असेट अकाउंट, वो ही बुक वैल्यू पे दिखाया जाता है, डेप्रिसिएशन उसी में माइनस होता है। अदरवाइज हम इस बार का डेप्रिसिएशन प्रोविजन के साथ इकट्ठा करते, माइनस करके दिखाते, ठीक है, बट वो आपको यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है, इट मीन्स डायरेक्टली इसी में करना है। हाँ, तो बिल्डिंग 1,01,000 रुपये, लिखना शुरू करते हैं। बिल्डिंग
1,01,000 की है, इसका 2% कितना हो गया देख लीजिए, 1,01,000 का 2% हो गया 2020, और इसको माइनस कर लीजिए 1,01,000 में से, तो ये आ गया 98,980। ठीक है, समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी 70,400 का, और इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। प्लांट एंड मशीनरी 70,400, 10% डेप्रिसिएशन मतलब 7040। ठीक है, 70,400 तो 63,360। ठीक है, ये प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लग गया। फर्नीचर है 10,200 का, डेप्रिसिएशन कितना लगाना है 10%। फर्नीचर है 10,200, फर्नीचर 10,200 माइनस 1020, 10,200 माइनस 1020, ये आ गया 9180। लास्ट व्हीकल दे रखा है, व्हीकल कितना है चेक कर लेते हैं। व्हीकल 40,800 है, 40,800 में आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 20%। ठीक है, 40,800 का 20% हो गया 8160, ये आ गया 32,640। आइए टोटल लगाते हैं, 32,640 प्लस 9180 प्लस 63,360 प्लस 98,980, ये हो गया टोटल 204160। ठीक है, 204160। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में 7500 की, लिख दीजिए 7500। करंट इन्वेस्टमेंट भी डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में, करंट इन्वेस्टमेंट्स है 4500 की, लिख दीजिए। इन्वेंट्रीज, आइए इन्वेंट्री के लिए हम बना लेते हैं वर्किंग नोट। कितना लिखना है, आइए तो क्या क्या चीजें हैं। रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड का क्लोजिंग स्टॉक 25,800 और 60,000। ठीक है, 25,800 और 60,000 है ये। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, इनके यहाँ स्टॉक पड़ा है, ये हमने बना दिया इन्वेंट्रीज का वर्किंग नोट। ठीक है, तो ये हो गया 85,800। ठीक है, 85,800, 85,800। आइए ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल डायरेक्टली गिवन है, कितने हैं 238,500, 238,500। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने गिवन है, एक तो कैश इन बैंक है और कुछ है कैश वगैरह, ऊपर से चेक कर लो, नहीं है तो सीधा बस 271100, 271100। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस एक है, ये प्रीपेड एडवांस ही तो दिया ना, तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो एडवांसेस कितना है 2490 का, 2490। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं हम, पेन चेंज करके लिख देता हूं, प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, अदर करंट एसेट, अब अदर करंट एसेट में क्या आएगा, अदर करंट एसेट ये रहा, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटीज 300 रुपए का, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटीज 300 रुपए, ये आ जाएगा अदर करंट एसेट में। समझ में आ गई बात, हमने एसेट साइड पूरी कर ली। आइए इसका टोटल लगाते हैं, 204160 प्लस 7500 प्लस 4500 प्लस 85800
प्लस 238500 प्लस 271100 प्लस 2490 प्लस 300, तो ये टोटल हो गया 814350, 814350। आइए आगे बढ़ते हैं, P&L की तरफ रुख करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको डायरेक्टली गिवन है, सेल कितनी है 17,10,000, लिख दीजिए 17,10,000। अदर इनकम, अब अदर इनकम में तो इंटरेस्ट दे रखा है 3900 का, लेकिन यहाँ पे मार्क कर रखा है हमने स्टार, क्योंकि अक्रूड इंटरेस्ट है ना, वो ऐड होता है। 3900 में अक्रूड इंटरेस्ट 300, तो ये हो गया 4200। तो यहाँ पर 3900 प्लस 300, तो आप इसको लिखोगे 4200, ठीक है। 17,14,200, 17,14,200 रुपये। समझ में आ गई बात? आप चाहो तो इसका वर्किंग नोट बना लेना अदर इनकम का, पहले इंटरेस्ट फिर ऐड अक्रूड इंटरेस्ट 4200। आइए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक है। छठा वर्किंग नोट, छठा नहीं सातवां है, सातवां मैंने लिख सही रहा हूं, बोल गलत रहा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, प्लस परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसी तरीके से निकलता है, ठीक है। आइए तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है 30,000 रुपए का, परचेजेस कितना है 12,60,000, 30,000 प्लस 12,60,000, 30,000 प्लस 12,60,000 माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है 25,800, तो 25,800 इसमें से माइनस कर देंगे, 25,800 माइनस हो जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकल कर आ जाएगा। 30,000 में 12,60,000 और 25,800 माइनस करके 12,64,200, 12,64,200 रुपये, ठीक है। आइए इसको पुट करते हैं 12,64,200। चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड की इन्वेंट्री में जो चेंजेस आए हों, 46,500 ओपनिंग है, क्लोजिंग कितना है 60,000, ठीक है। 46,500 माइनस 60,000, तो माइनस में आ रहा है 13,500 रुपये, ठीक है। माइनस 13,500 लिख लीजिए, 13,500 रुपये माइनस के, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आपको गिवन था 40,200, अब 40,200 में मैंने मार्क कर रखा है, एडजस्टमेंट है कितना ऐड करना है 4500, और ऊपर कितना है 40,200, मतलब 40,200 में हमारा आउटस्टैंडिंग है 4500, ये ऐड हो जाएगा 44,700 बन जाएगा, ठीक है। 44,700, आप चाहें तो इसका वर्किंग नोट बना लेना। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट कितनी है, फाइनेंस कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में, फाइनेंस कॉस्ट, अच्छा फाइनेंस कॉस्ट तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी थी, नहीं दे रखी है ना, नीचे एडजस्टमेंट भी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम नील लिख देते हैं, फिर ये कुछ नहीं है। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, अब डेप्रीसिएशन के लिए आप 8वां वर्किंग नोट बना लेना, मैं आपको ये चारों ऐड करके बता देता हूँ, ये चारों 1 2 3 4, ये जो 4 फिगर्स है ना, इन चारों को आप एक एक करके लिख देना नोट बना के, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीसिएशन ऑन व्हीकल, ठीक है। इसका वर्किंग नोट जरूर बनेगा, एक से ज्यादा लाइन आइटम है। प्लस 8160, 18,240, ठीक है, ये 18,240 आ जाएगा, ठीक है। ये बिना वर्किंग नोट नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूँ वर्किंग नोट तो बनेगा इसका। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में 9 नंबर पे आ जाएगा,
9th अदर एक्सपेंसेस 8 डू योर सेल्फ। आइए अदर एक्सपेंसेस क्या क्या हैं जरा देख लेते हैं। अदर एक्सपेंस में सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, 270 तो ऊपर है और नीचे 67,500 है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2,70,000 प्लस करेंगे हम इसमें 67,500, 2,70,000 प्लस 67,500 ये हो गया 3,37,500 का। ये तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हुआ। अब इसके बाद और क्या अदर एक्सपेंस है? जनरल चार्जेस 16,500, लेकिन इसकी भी एडजस्टमेंट है 2490, 16,500 और 2490। माइनस करेंगे क्योंकि प्रीपेड है, अगले साल से पर्टेन करता है ना। देखिए वैसे तो बहुत डिटेल में ये सब चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब पढ़ाते हैं बताते ही हैं, कंपनी की नहीं, सोल प्रोप्राइटर वगैरह में सबको ये सब पहले नॉलेज होती है। लेकिन फिर भी अगर अक्रूवल बेसिस क्या कहता है, करंट ईयर की सब चीज़ें ऐड करो, तो हमने आउटस्टैंडिंग ऐड करा, प्रीपेड ये अगले साल का अभी से पे करा है तो माइनस कर दो, तो इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 14010, ठीक है 14010 जनरल चार्जेस। ठीक है, ये आपने उसमें भी देखा होगा जब हमने शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लिखा था, प्रीपेड लिखा होगा ना बैलेंस शीट में, ये देखिए। ठीक है 2490। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और कोई अदर एक्सपेंस है तो ढूंढिए ट्रायल बैलेंस में अदर एक्सपेंस, और तो कोई अदर एक्सपेंस आपको दिख नहीं रहा। ठीक है, नीचे कुछ बचा हो नहीं, इंटरेस्ट, ये जनरल चार्जेस प्रीपेड और ये सब हमने कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, हो गया, तो इसको लिख देते हैं। अदर एक्सपेंसेस कितना आया टोटल, 3,37,500 प्लस 14010, ये आ गया 3,51,510, 351,510। ठीक है 351,510, 351,510। आइए टोटल लगाते हैं, 18,240 प्लस 447 मतलब 44,700 माइनस 13,500 प्लस 12,64,200। ठीक है, ये आ गया 166,5150। ठीक है, तो प्रॉफिट ये आ रहा है कंपनी के पास, 17,14,200 का रेवेन्यू था और ये एक्सपेंसेस है 49050 का हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आता है। आइए टैक्स का प्रोविजन बनाते हैं, कितना है 40%, बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा है इनके। 19,620 का टैक्स लग रहा है, 49050, तो ये बच कितना गया 29430। ठीक है 29430 करंट ईयर का। अच्छा प्रोविजन फॉर टैक्स हमने बनाया 19620, आइए इसको लिख देते हैं 19620। अब हम चलते रिजर्व्स एंड सरप्लस में, कितना था प्रॉफिट 29430, ये करंट ईयर का प्रॉफिट है, इसे ऐड कर दीजिए, करंट ईयर प्रॉफिट प्लस 21,000, तो ये हो गया 50,430। इसको लिख देते हैं अब हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में चलकर, कितना 50,430। अब हम इसका टोटल लगा लेते हैं लाइबिलिटी साइड का, 3,15,000 प्लस 23,300 प्लस 7,000 प्लस 3,27,000 प्लस 72,000 प्लस 19,620। ठीक है 814,350 और एसेट साइड का हमने पहले निकाल रखा था 814,350। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा।
तो हमने कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर कर देख ली, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन देखा, आरटीपी के क्वेश्चन देखे। इसके बाद आपके कोई फिर भी कोई डाउट बचते हैं तो आप लोग प्लीज़ आराम से पूछ सकते हो, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।